हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आ, इस बार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं इस बार भी ऐसे ही बोलूँगा कि ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी रिसेंटली फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हो गया, पोलिंग हो गया। ठीक है। तो इसमें मतलब कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। हालांकि वोट शेयर बहुत ज़्यादा गिर गया है इस बार। लास्ट टाइम 70 से ऊपर था, इस बार लगभग लगभग 60%, 63% ओवरऑल वोटिंग हुआ, तो 7% का गिरावट आया। और खास करके अगर आप देखो तो राजस्थान जैसे एरियाज में तो ये 7%, 8% भी है कुछ कुछ सीटों सीटों पे। तो इतना गिरावट आया तो थोड़ा सा लोगों को डाउट हो रहा है कि भाई ये किसको ज़्यादा नुकसान करेगा। हालांकि अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि पहले जो इलेक्शंस अगर देखे, जो 1980s 90s में अगर इलेक्शंस देखे, तो जब एंटी इनकम्बेंसी होता है कि मतलब मौजूदा सरकार को अगर कोई पसंद नहीं करता है, गिराना चाहता है, तो वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये समझ में आ जाता है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये वोटिंग हुआ है। फिर अभी थोड़ा सा प्रो इनकम्बेंसी वोट्स भी आना शुरू कर दिए, जैसे आम आदमी पार्टी को, फिर बंगाल में ममता बनर्जी को, फिर बीजेपी के साथ भी ऐसा हुआ। तो ये प्रो इनकम्बेंसी भी हो जाता है। कभी कभी वोट शेयर बढ़ने की वजह से मौजूदा सरकार को लोग सपोर्ट भी करते हैं। कि अब ये मुश्किल हो गया कि ये कहना कि अभी जो वोट परसेंटेज जो गिर गया है, ये किसको नुकसान करेगा। जो रूलिंग पार्टी को नुकसान करेगा, या जो अपोजिशन को नुकसान करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया। तो तो फिर ये वीडियो में ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे, और एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे, जो कि अब की बार 400 पार का नारा, कि इसमें कितना सच्चाई है। ये एक जुमला है, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जो बीजेपी लोगों को बोले ताकि लोग इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करें, क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा है, ठंडा पड़ गया। फिर राम मंदिर ठंडा पड़ गया, तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, बहुत बड़ा करप्शन का मुद्दा बाहर आया, विथ मनी ट्रेल के साथ जो बाहर आया, तो इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस लॉ का रूल्स नोटिफाई कर दिया। तो बीजेपी ने ये एक्सपेक्ट किया, तो ये रूल्स नोटिफाई करेंगे तो जो मुस्लिम्स जो है ना, ये लोग फिर से भड़क जाएंगे, फिर पॉलराइजेशन हो जाएगा, फिर बीजेपी को फायदा होगा। ये स्ट्रैटेजी फेल हो गया। कि जो मुस्लिम से सारे शांति से बैठे हुए हैं, उनको समझ में आ गया कि हम जब भी विरोध करते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है, इसलिए हम इस बार विरोध नहीं करेंगे। तो वो लोग चुपचाप शांति से बैठ गए। तो इसके वजह से सीएए भी नहीं चला। ठीक है। राम मंदिर नहीं चला, सीएए नहीं चला, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम स्टेट वाइज एनालाइज करेंगे, कौन सा जो है बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है, क्लीन स्वीप किया था लास्ट टाइम, वीक एरियाज कौन सा है, कॉन्टेस्ट किस में हो रही है, ये सारे चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अब की बार 400 पार नारा सिर्फ नारा है, या इसमें कोई सच्चाई है। तो चलिए वीडियो वीडियो में चले जाते हैं सीधा। सबसे पहले देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इंडिया मैप है ये पूरा। ये सारा जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो अभी वोटिंग होगा, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैप है। इसको समझने के लिए हमको दो एरियाज हमको मार्क करना पड़ेगा। एक हो गया अभी ये जो जो रेड लाइन में दिख रहा है ना, ये मैंने अजित अंजुम चैनल से मैंने ये निकाला। ये रेड लाइन जो दिख रहा है, ये सारा इलाका, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्रा, फिर उड़ीसा, ये सारा जो इलाका है, ये जो इलाका है जो बीजेपी का वीक एरिया है। और
दूसरा आपको देखना होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो गुजरात से लेके ये जो पूरा बेल्ट है, इसको हम कह सकते हैं हिंदी बेल्ट कह सकते हैं। ये पूरा, इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सारा जो हिमाचल हो गया, ये सारा इलाका ये हिंदी बेल्ट बोलते हैं। इसमें बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम बीजेपी का, इसके ऊपर पूरा एनालाइज करेंगे हम। इसके जो बीजेपी के 26 सीट है, 26 आ गया, जैसे मध्य प्रदेश में 28 आ गया, फिर राजस्थान में भी ऐसे ही 25 आ गया, तो दिल्ली में 7 के 7 सीट्स आ गए, ऐसे क्लीन स्वीप हो गया था बहुत सारे स्टेट्स में, वो भी हम देखते हैं। अभी मैंने जो स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चंस जो लगाया था आपको, क्या वोट परसेंट में जो गिरावट आया, ऑलमोस्ट 7%। अगर देखा जाए तो राजस्थान जैसे इलाके में 8%, 9% भी कई कई सीट्स में गिरावट आया। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये बोलते हैं कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है भाई। 2019 में भी मई में ही हुआ था, हर बार इसी टाइम में होता है, गर्मी का मौसम है, इसके वजह से लोग नहीं आए हैं। दूसरा रीज़न ये बताते हैं कि लोगों में वो एंथुजियाज्म नहीं है अभी, जो मतलब कि बड़े बड़े मुद्दा नहीं है। जैसा अगर 2014 में अगर देखा जाए तो एक एंटी करप्शन वेव था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके अरविंद केजरीवाल ने जो रेवोल्यूशन लेके आया था, वैसा कोई मुद्दा, बड़ा मुद्दा नहीं है। 2G स्कैम, कोलगेट, ऐसा कोई स्कैम्स नहीं है जो लोगों को एक एंथुजियाज्म देगा कि लोगों को वोट करने पे ये करेगा, पुल करेगा लोगों को बाहर, घरों से बाहर आके वोट करने के लिए एक मोटिवेट करेगा। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो पहला बीजेपी आया, ये एंटी करप्शन वेव है, इसके ऊपर राइड करते हुए बीजेपी 2014 के इलेक्शंस जीत लिया, ठीक है। फिर 2019 में क्या हुआ? 2019 में पुलवामा हुआ, पुलवामा का एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट हो गया, ठीक है, एक नेशनलिस्टिक मुद्दा बन गया। और फिर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे, उसके वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, इसके वजह से भी लोग घर से बाहर निकल के आके वोट्स किए। तो 2014 और 2019 के यार, अब 2024 में, ठीक है, हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश किया, फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करेंगे, राम मंदिर का मुद्दा उठा के उछालेंगे इसको, बट राम मंदिर ठंडा पड़ गया बहुत जल्दी। मतलब मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहा, कुछ कुछ पॉकेट्स में, या जैसे एमपी की हिंदी बेल्ट में, यूपी में वगैरह, अयोध्या के आसपास में इलाके में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो इसका इफेक्ट ना के बराबर है। साउथ में तो भूल ही जाओ, हिंदू मुस्लिम आप कर नहीं सकते हो क्योंकि लिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये मुद्दा जब फ्लैट हो गया तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आया, बट ये अपोजिशन वालों के लिए ज़्यादा फायदा हुआ, बीजेपी का कुछ फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को कुछ नुकसान ही हुआ, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मनी ट्रेल है वो साफ साफ दिख रहा है, जिन जिन को मतलब क्या बोलते हैं, चंदा दो धंधा लो, ठीक है, नहीं तो हम सीबीआई ईडी का रेड करेंगे, वसूली करेंगे। ये वसूली के धंधा, चंदा दो धंधा लो, ऐसा करके बीजेपी का इमेज बहुत खराब हुआ इसके वजह से। हालांकि इतना नहीं हुआ जितना होना था, क्योंकि लोगों को भी कभी कभी आदत पड़ जाता है 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, अरे यार पॉलिटिशियंस तो स्कैम करते ही हैं, इसके बारे में क्या बात करें, ठीक है। तो ऐसा एक भी माहौल बन जाता है। तो जितना 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम उस टाइम में जितना ये मुद्दा हुआ था, उतना मुद्दा इस बार नहीं बना। हालांकि लोगों के जो साइलेंट जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो 3 टाइप्स के लोग हमेशा होते हैं। ये टाइप के लोग हैं जो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे देश बर्बाद हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बीजेपी को ही वोट करेंगे और वो काउंटर करते रहेंगे। दूसरा जो है, वो जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्टर्स, वो कुछ भी हो जाए उनको सपोर्ट करते रहेंगे, उनको वोट करते रहेंगे।
फिर तीसरा जो है, ये लोग जो होते हैं ना कि ये ना इधर का ना उधर का होते हैं, ये न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं। ये लोग मुद्दे देखते हैं, हालात देखते हैं। जैसे मान लो अगर इनको लगता है कि बीजेपी जीत रहे है, अरे चलो यार, अगर जीत रहा है, जीत रहे हैं, उनके साथ चले जाएंगे, उनको वोट कर देते हैं। अगर कांग्रेस जीत रहे, कांग्रेस को वोट कर देंगे। अगर कोई मुद्दा ऐसा आता है तो ये लोग जो ना स्विंग करते रहते हैं। ये लोग कॉन्स्टेंटली एक पार्टी को, यही लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग अगर टारगेट करते हैं ना, जो मुद्दे उठते हैं, जो भी उठते हैं, जो इन्हीं लोगों की वजह से इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ही हूँ, 2014 में मैं खुद बीजेपी को वोट किया, ठीक है। फिर वो इसलिए वोट किया क्योंकि मैं भी बहुत ही एक्टिव था अगेंस्ट करप्शन, एंटी करप्शन का जो मुद्दा था उससे मैं ज़्यादा मतलब ये था। तो उसके वजह से मुझे कांग्रेस को वोट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया। ऐसे भी बहुत लोग हैं, वो फिर अब वो भी लोग देख रहे हैं कि अभी बीजेपी भी उतना ही करप्शन कर रहा है, भाई बीजेपी को क्यों वोट करें। तो वो लोग ना लास्ट मोमेंट तक देखते हैं कि किसको वोट करना है। तो अभी जो वोट परसेंटेज गिरा है इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर थर्ड रीज़न ये है कि कंप्लेसेंसी। आपकी बार 400 पार, भाई 400 पार होगा ही, बीजेपी को बीजेपी वैसे ही जीत जाएगा। अब फिर वोट करने की क्या ज़रूरत है, वोट मत करो। ये कंप्लेसेंसी भी हो सकता है, इसकी वजह से भी लोग वोट नहीं किए होंगे। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया, ये हो सकता है इसके वजह से। बट जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो बीजेपी जो बोल रहा है, बीजेपी जो नारा दे रहा है कि आपकी बार 400 पार, इसमें कितना सच्चाई है या कि ये जुमला है, इसके ऊपर आते हैं। क्या बोलते हैं, एक एनालिसिस किया था मैंने, या जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। आप देख सकते हैं आपके सामने कि ग्रीन में जो है ये बीजेपी का जो क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप मतलब पूरा 100% स्ट्राइक रेट है। दिल्ली में 7 में से 7, छत्तीसगढ़ 11 में से 9, गुजरात 25 आउट ऑफ 26, हरियाणा 10 के 10, हिमाचल 4, झारखंड 14 में से 11, कर्नाटका 28 में से 25, ओके। एंड एमपी भी वैसी ही है, 28 आउट ऑफ 29, राजस्थान 24, मतलब क्लीन स्वीप हो गया है यहाँ। फिर आते हैं स्विंग स्टेट्स में, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये स्विंग स्टेट्स इसलिए मैं इसका एनालाइज करके बताऊंगा ये क्यों स्विंग स्टेट्स बोलते हैं इसको। बीजेपी को लास्ट टाइम 25, बिहार में 17, बीजेपी लास्ट टाइम शिवसेना के साथ, हम अलायंस की बात नहीं कर रहे, शिवसेना के साथ अलायंस में था, तो यहाँ अगर अलायंस को पूरा ही मिल गया। फिर बिहार में भी अलायंस था जेडीयू के साथ, बिहार में बीजेपी को 17 और जेडीयू को आई थिंक सम 18-19 आया था, उसमें भी पूरा टोटल स्वीप हो गया। वेस्ट बंगाल में 2019 में बहुत ही ज़्यादा बीजेपी ने अपना गेन किया, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सीट्स नहीं आते थे। 2014 से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा सीट्स नहीं आते थे, बट वेस्ट बंगाल में 2019 में बहुत ही ज़्यादा गेन किया था। फिर आते हैं यूपी स्टेट में। यूपी स्टेट को पावर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी बंदा यहाँ ज़्यादा सीट्स, जो भी पार्टी यहाँ ज़्यादा सीट्स लेता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। ये एक हमको पता है, बहुत पहले से ऐसे ही हो रहा है। तो बीजेपी का वीक स्टेट्स कौन सा है, एपी और केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसमें एपी में 0 है, केरला 0, तमिलनाडु 0 और तेलंगाना में लास्ट टाइम 4 सीट्स आए थे। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इस बार कैसे बीजेपी करेगा। फिर अदर स्टेट्स अगर देखा जाए तो असम, उड़ीसा एंड यूटी एंड अदर स्टेट्स, ये टोटल मिला के 303 सीट्स है। अब आते हैं एक एक स्टेट को हम देखते हैं कि भाई ये लोग 400 पार बोल रहे हैं कि किस बेसिस पे बोल रहे हैं, उसका कोई डेटा भी सपोर्ट करता है या बस सिर्फ नारेबाजी के लिए नारा लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट अगर हम जाते हैं तो दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली में 7 सीट्स आ गए थे बीजेपी को लास्ट टाइम। इस बार कितने आएंगे, क्या 7 के 7 आ जाएंगे, ठीक है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है। फिर अगर लास्ट टाइम
जब पूरा का पूरा सीट्स आ गया तो इनको 303 सीट्स मिला। तो 303 से ज़्यादा होने के लिए इनको इन स्टेट्स में सीट्स ज़्यादा मतलब लेना पड़ेगा जहाँ की स्कोप नहीं है। अब क्या 7 से 8 सीट्स 10 सीट्स आ जाएगा क्या दिल्ली में? नहीं होगा। जो गुजरात में राजस्थान में 24 ऑलरेडी ले लिया, क्या इसमें 26 27 हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, हरियाणा का सबका 10 में से 10 ही आएगा ना, 10 से ज़्यादा तो नहीं आएगा। तो ये सारा स्टेट्स जो मैं दिखा रहा हूँ, एक ग्रीन में जो स्टेट्स दिखा रहा हूँ, इसमें से बीजेपी को सीट बढ़ने का चांसेस नहीं है। ठीक है। एंड तो फिर यहाँ घटने का चांसेस है क्या, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यही इसी पार्ट में वो चीज़ भी हम कवर कर लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है। आपको पता है ये 2 टाइम्स इलेक्शन जीते थे दिल्ली में, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस भी इन्होंने ही जीता। ठीक है। तो लॉजिकली 3 टाइम्स बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने हराया, तो वो इफेक्ट तो होगा। अभी दिल्ली में जाओगे, स्कूल्स अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, मोहल्ला क्लिनिक करके इन्होंने वो अच्छा किया। तो ये सारे फैक्टर्स आम आदमी पार्टी को बहुत ही सपोर्ट करेगा। एंड उसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को ठीक इलेक्शन से पहले तुम लोगों ने अरेस्ट किया, बीजेपी ने अरेस्ट किया। बीजेपी ने अरेस्ट किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ईडी और सीबीआई बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार बीजेपी ने करवाया, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए का। बट ये बूमरैंग हो गया, ये उल्टा पड़ गया। अब अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक है। इसने क्या किया, इस मुद्दे को ऐसे उठाया सिंपैथी गेन करने के लिए, इसको जेल के अंदर से मैं सीएम बन के रहूँगा, कि एक रेफरेंडम करवा दिया कि सब लोग मतलब बताओ कि मैं जेल से ही मतलब गवर्नमेंट चलाऊँ। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे के इन्होंने क्या किया, पूरा उल्टा पड़ गया बीजेपी को। अब लोग सीएम के तरफ एक सिंपैथी भी है कि वो गलत इसने बंदे को इसने अरेस्ट किया करके एक सिंपैथी भी है। इसके वजह से मतलब कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया। जो 7 सीट लेके आए थे उसमें से कम 3 सीट तो इनके जाएंगे। कैसे जाएंगे? अभी एक और फैक्टर भी आ गया, इधर कन्हैया कुमार का फैक्टर भी आ गया। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी मनोज तिवारी हैं। ठीक है। मनोज तिवारी किसके लिए जाना जाते हैं? गंदे गंदे गाने के लिए, भोजपुरी के गंदे गंदे गाने के लिए वो जाना जाता है। वो बंदा 2 बार वहाँ सांसद बन गया, एंटी इनकम्बेंसी भरपूर है। ठीक है। लोग कहते हैं कि वो बंदा आता ही नहीं, दिखता नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको हम वोट कैसे दे दें। उनको एक अल्टरनेटिव उनको नहीं मिल रहा था, तो वो लोग सोच रहे। बट जब कन्हैया कुमार सीन में आ गया तो लोग तुरंत पलटी मार दिया। तो लोग अब बोल रहे हैं हम कन्हैया कुमार को वोट करेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार मतलब अच्छा अपने मतलब मुद्दे जो भी उठाता है, आर्टिकुलेट करता है, जो भी सवाल अगर जो उससे करते वो सवालों का जवाब देता है। तो ये सारे चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स है जो आम आदमी पार्टी और कन्हैया कुमार और कांग्रेस को फायदा देते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ बीजेपी का सीधा 3 सीट का घाटा हो रहा है। ठीक है। 303 में से 3 सीट निकाल दो, 300 पे आ गए। ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ 2 सीट का नुकसान होने का चांसेस है। गुजरात में आते हैं। गुजरात में ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को लास्ट टाइम जब विधानसभा इलेक्शंस में, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 15% वोट शेयर आया था और 2 सीट उन्होंने शायद जीता वहाँ। तो ये बहुत बड़ा इशू, क्योंकि गुजरात एक गढ़ माना जाता है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ 3 बार वहाँ चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। तो फिर ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहाँ 15% वोट्स, ठीक है, ले लेना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा इजाफा है। तो एंड उसके साथ कांग्रेस भी मिल गया। कांग्रेस का भी अपना वोट शेयर है ही गुजरात में। ठीक है। वो देखो, कांग्रेस ऐसा पार्टी है कि ऑल ओवर इंडिया हर जगह अपना अपना वोट शेयर वो रखता है। ठीक है। क्योंकि कुछ लेफ्टिस्ट जो
लोग होते हैं, वो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी के होते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोट करते हैं अभी भी। ऐसे भी है 50-50 साल से कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अपना वोट शेयर है ही। तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में आ गए हैं ये दोनों, तो वहाँ 5% 10% और अगर शेयर मिल जाए तो वहाँ बीजेपी का डायरेक्टली 5 सीट्स का नुकसान हो सकता है। ये मेरा एनालिसिस है और बहुत सारा एनालिसिस है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल अलग बोलता है। जो गोदी मीडिया है वो हमेशा क्या है कि मतलब ऑब्वियसली उनको एड्स मिलता है, उनको फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो वो लोग कुछ उल्टा ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें वो लोग उठाते नहीं है जो मैं उठा रहा हूँ। तो 5 सीट्स का वहाँ नुकसान होने का चांसेस है गुजरात में। फिर हरियाणा में देख लो, पहले वो जो लड़कियों के ऊपर शोषण का जो इल्ज़ाम के ऊपर एक एमपी है, ठीक है, तो फिर उसके वजह से थोड़ा सा इमेज खराब हुआ, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, फिर अग्निवीर का मुद्दा ले लो, फिर अनएम्प्लॉयमेंट का ले लो, फिर ये सारे मुद्दों की वजह से वहाँ का सीएम जो कट्टर है उनको निकाल दिया, किसी और को लेके आया। वो उस बंदे को कोई पहचानता भी नहीं है, हरियाणा को ऐसे बंदे को लेके आ गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, फिर अग्निवीर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे फैक्टर्स की वजह से वहाँ सीधा सीधा चार से भी ज़्यादा, मैं तो मिनिमम लगा रहा हूँ, 4 से भी ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है, बट मिनिमम अगर लगा के चले तो 4 सीट का हरियाणा में नुकसान है। फिर आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में आपको पता है बीजेपी ट्राइड है बैकडोर एंट्री, वहाँ गवर्नमेंट गिराने की कोशिश किया, फिर कांग्रेस पार्टी ने संभाल लिया। फिर वहाँ भी हिमाचल में भी 1-2 सीट का नुकसान होने का चांसेस है। 1-2 सीट में बता रहा हूँ कि एक ही लगाते हैं, ठीक है, वहाँ एक लगाते हैं नुकसान, बीजेपी का नुकसान, ये सारे बीजेपी का नुकसान वाला सीट्स है। फिर झारखंड में सेम, दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को जैसे अरेस्ट किया, वैसे ही उससे पहले हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट कर लिया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं। हेमंत सोरेन ने रिजिग्नेशन कर लिया, उनकी वाइफ ने पार्टी संभाल लिया, एंड वहाँ भी इसके वजह से हेमंत सोरेन पार्टी को सिंपैथी वेव है, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को। वहाँ भी झारखंड में भी 4 सीट का डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। ये सब मैं मिनिमम नंबर्स डाल रहा हूँ, 4 सीट का नुकसान तो है ही उधर। फिर आते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में ऐसा हाल है, तो जिस टाइम बोल रहे थे कि धमाका हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस टाइम मतलब 3 स्टेट्स कांग्रेस हारने के बाद, आई थिंक एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट्स स्टेट असेंबली इलेक्शंस हारने के बाद यहाँ भी बीजेपी जीत जाएगा करके लोगों ने सोचा, बट कर्नाटका में उल्टा पड़ गया। कांग्रेस वहाँ इलेक्शंस अच्छा खासा मेजोरिटी से जीत लिया। अब भाई जो गवर्नमेंट पावर में होता है उसके पास रिसोर्सेज भी अच्छा होता है। तो जब कांग्रेस अभी कर्नाटक में पावर में है, तो लास्ट टाइम जो 25 सीट्स आया था बीजेपी को, वो रिपीट करना क्या मुमकिन है क्या? इज इट पॉसिबल? जैसे बीजेपी अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट मशीनरी यूज करता है, इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता नहीं है, मतलब जैसे हमको पता ही है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आने के बाद आप धार्मिक मतलब रिलीजन के बेस पे आप वोट्स नहीं मांग सकते हो, बट आपको आप देखो तो नरेंद्र मोदी जी हर जगह जाके राम मंदिर, राम लल्ला ये बोल के जो रिलीजन को जो कोट करके वो लोग वोट्स मांगते हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये एक जो सपोर्ट है ना पावर में रहने का, वो मिल जाता है। तो अगर बीजेपी को वो सपोर्ट मिलता है तो कर्नाटका को क्यों नहीं मिलेगा भाई? कर्नाटका जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जो पावर में है, तो वो लोग भी उसका फायदा उठाएंगे। तो यहाँ भी लास्ट टाइम 25 सीट से इस बार बीजेपी को 25 सीट्स आने का चांसेस नहीं है। वहाँ 10 सीट का घाटा लोग बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 10 सीट्स का तो वहाँ घाटा स्ट्रेट है। ठीक है, फिर एमपी में आते हैं। एमपी में लास्ट टाइम पूरा क्लीन स्वीप 28, यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हो सकता है कि राजस्थान की बात करते हैं, फिर एमपी पे आते हैं। राजस्थान में ऐसा है, ठाकुर समाज बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो पंचायत लगा के बोल रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं करेंगे इस बार।
फिर ये ठाकुर समाज हो गया और जाट समाज हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से जाट समाज, और एक एक घटिया कमेंट, बीजेपी के एमपी ने एक घटिया कमेंट दिया, उसके वजह से ठाकुर समाज, ये दोनों नाराज है। इसके वजह से वेस्टर्न यूपी तक, मतलब राजस्थान से लेके वेस्टर्न यूपी तक, एमपी होते हुए वेस्टर्न यूपी तक इसका इफेक्ट हो सकता करके जो लोग एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो राजस्थान में भी 10 सीट्स का नुकसान हो सकता है, और एमपी में इस मुद्दे की वजह से अगर देख लेते हैं तो वहां भी 3 सीट का नुकसान हो सकता है। अगर ये सारा अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना है, लगभग 42 सीट्स। अगर 300 से अगर 42 अगर निकाल दोगे तो कितना आ गया भाई, 260। तो बीजेपी को 270 आने का भी चांसेस नहीं है, 260 पे आ गया, चलो ठीक है, यहाँ कम हो गया। अब ये देखते हैं ये जो, अब मान लो अगर ये कम हो गया तो कहीं ना कहीं से तो भरपाई करना पड़ेगा ना। अब देखते हैं स्विंग स्टेट्स क्या है, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, इनको इसलिए मैं स्विंग स्टेट्स बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारा सियासत बहुत गर्म हुआ है इधर। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो जो शिवसेना पार्टी स्प्लिट हो गया, और वहाँ एनसीपी को भी स्प्लिट हो गया, नहीं बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इस बीजेपी ने क्या किया, एनसीपी को स्प्लिट कर दिया, शरद पवार की जो पार्टी है उसको स्प्लिट कर दिया, और अजीत पवार और कुछ एमपीज के साथ वो बीजेपी के साथ अलायंस हो गया। सेम शिवसेना को भी ऐसे ही मतलब स्प्लिट कर दिया। वहाँ शिंदे हैं जो वो अभी डिप्यूटी सीएम हो गया, फिर वो भी स्प्लिट हो गया। तो इसके वजह से उद्धव ठाकरे को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिला है, इवन सेम शरद पवार को भी बहुत सिंपैथी मिला है। लास्ट टाइम बीजेपी इन अलायंस विद शिवसेना, इनको बहुत सारा सीट्स आए थे, ठीक है। बीजेपी को देख लो, महाराष्ट्र में 23 और शिवसेना को भी लगभग ऐसे ही सीट्स आए थे, तो ये लोग बहुत सारे सीट्स लेके चले गए थे। आई थिंक एनसीपी को 4 और शिवसेना को 16-17 ऐसा आया था, तो पूरा मिला के बहुत ज़्यादा सीट्स ले लिया। अब क्या हुआ, शिवसेना का उद्धव ठाकरे का पार्टी को ज़्यादा चांसेस है करके बोल रहे हैं। अगर मान लो आधा भी ये लोग सीट्स ले लेते हैं तो 48 में 24, शिवसेना को अगर 24 सेम एज इट इज लास्ट टाइम जितना आया था उतना भी रह जाता ना, फिर भी यहाँ कोई मुनाफा होने का कोई चांसेस नहीं है। बीजेपी का सीट्स बढ़ने का चांसेस इधर 0 है ना। इधर 42 जो लॉस हो गया तो वो कहीं ना कहीं से लेना है ना। यहाँ तो महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लग रहा कोई एक भी सीट इनको बढ़ेगा, यहाँ भी घटने का चांस है, बट बढ़ने का चांसेस नहीं है। अगर बिहार देखा जाए तो बिहार में भी सेम ऐसी ही सीन है। नीतीश कुमार पलटू राम, नीतीश कुमार बीजेपी में चला गया, इंडिया गठबंधन में सारा प्लानिंग किया, ये किया वो किया, जब पता लगा वो उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हो, क्योंकि ही इज़ एस्पायरिंग टू बिकम ए पीएम ऑफ इंडिया। बहुत टाइम हो गया, 15-20 साल हो गया बिहार का चीफ मिनिस्टर। अब तो मतलब थोड़ा सा सबको लगता है ना थोड़ा प्रोग्रेस करना है अपने करियर में, तो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने एक मौका सोचा कि इंडिया गठबंधन में वो पीएम बनने का चांसेस है, बट किसी ने ऐसा, बाकी जो पार्टीज ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा है। ममता बनर्जी भी वही सोचती है, राहुल गांधी तो है ही, केजरीवाल तो है ही। तो इसके वजह से लास्ट मोमेंट में नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन एनडीए में चला गया, तो लोगों ने ये सोचा कि इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया। बट इवेंचुअली ये पता चला कि इंडिया गठबंधन से ज़्यादा बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी हाल फिलहाल में ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, मतलब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को स्टेज के ऊपर भी आने नहीं दे रहा है। कई इलेक्शन रैलीज में जब जाते हैं तो नीतीश कुमार स्टेज पे नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया बीजेपी को, जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब यहाँ ये घाटा साफ साफ आपको दिखेगा बिहार में। तो बिहार में लास्ट टाइम अगर बीजेपी अकेले 17 सीट्स आए थे,
इस बार घटेगा बट बढ़ेगा तो नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ जो नुकसान हुआ है वो कहाँ से वो लोग भरपाई करेंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो बिहार से भी मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी को कोई सीट बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में सेम है। वेस्ट बंगाल में पीक परफॉर्मेंस था बीजेपी का 18 सीट्स, उसके बाद फिर विधानसभा में फिर वेस्ट बंगाल पूरा मतलब जीत गया। तो फिर अब वेस्ट बंगाल पावर में है, तो बीजेपी को इतना ही सीट फिर लेके आना भी चैलेंज है। तो इससे इससे बढ़ने का चांसेस फिर जीरो हो जाता है। तो इधर से भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कुछ सीट बढ़ेगा। बट लोग बोल रहे हैं कि एक सरप्राइज फैक्टर है, इधर एक सरप्राइज फैक्टर है। बीजेपी अगर अच्छा कर सकता है तो एक दो सीट्स यहाँ बढ़ सकता है करके बोल रहे हैं, एक सरप्राइज फैक्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं कि पावर स्टेट कौन सा है? यूपी पावर स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका पार्टी को यूपी में बहुत ज़्यादा सीट्स लाने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स 270 पार करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा। यूपी में बीजेपी को ऑलरेडी 62 सीट्स थे ऑलरेडी। तो ये क्या बढ़ के 75 हो जाएगा या इधर क्लीन स्वीप कर देगा, 80 सीट्स आ जाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल है। इसका मैं वजह बता रहा हूँ। मैंने बोला कि एक बीजेपी एमपी ने बहुत ही घटिया रिमार्क किया ठाकुर समाज के औरतों के बारे में। ठीक है, तो वहाँ औरतें मतलब ठाकुर समाज इतना इतना गुस्से में है कि वो लोग पंचायत लगा के बीजेपी के खिलाफ वो लोग वोटिंग करने के लिए ऐलान कर दिया। कई कई विलेजेस में तो बोर्ड लगा दिया, बीजेपी का कोई भी जो प्रत्याशी इधर कैंपेनिंग के लिए आते हैं हम विरोध करेंगे, इधर मत आइए आप लोग। तो ऐसा बैनर्स भी लगा दिया। तो ये जो पूरा वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है ना, अभी जो 8 सीट्स का जो हुआ है अभी पोलिंग फर्स्ट फेज में, इसमें इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस बता रहे हैं। 8 सीट्स में बोल रहे हैं कि कम से कम आधा सीट्स तो ये लोग लूज़ करेंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो अभी अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया था, जो वेस्ट यूपी का हवा ईस्ट तक जाएगा, ठीक है, पश्चिम का हवा पूरब तक जाएगा करके उन्होंने बताया। तो हो सकता है कि बीजेपी को इस वजह से नुकसान हो सकता है। और भी है इसमें फैक्टर्स हैं, जैसे वीके सिंह है ठाकुर समाज का, उनको टिकट काट दिया। और योगी आदित्यनाथ यही ठाकुर समाज से आते हैं, इनको भी साइडलाइन करने के लिए बीजेपी पूरा कोशिश कर रहा है। मोदी और अमित शाह मिलके योगी को साइड ट्रैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी इनको लग रहा है कि योगी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो फिर ये इनको थ्रेट हो जाएगा। इसलिए ये तो पहले से कलेश हैं, ये बाहर नहीं दिखता है बट कलेश हैं, क्योंकि अभी भी जब जो मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उस टाइम में भी योगी का पोस्टर ज़्यादा नहीं दिखे करके एक एलिगेशन है। तो यहाँ यूपी में 62 सीट्स फिर से ये लेके आ गए, तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये सीट्स मेंटेन करना। अभी जो अखिलेश यादव और कांग्रेस जिस तरीके से गठबंधन में आ गया, अभी स्टेज पे भी वो लोग दिख रहे हैं साथ में, तो जिस तरीके से अलायंस काम कर रहे हैं ना, इसके वजह से ऑलरेडी एक नुकसान हो रहा है। बट अभी ये जो फैक्टर्स मैं जो बता रहा हूँ, जो ठाकुर्स का, जो जाट्स का, जो त्यागीस का, इनका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जगह जगह, तो ये भी एक असर डाल सकता है वोटिंग पे। तो यहाँ अगर देख लीजिए तो 62 ही हम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी कुछ ज़्यादा सीट्स बढ़ने का चांसेस नहीं है बीजेपी का यूपी में भी, ठीक है। ये सीट्स बचा लिए तो बहुत है। फिर अगर आते हैं साउथ में, जहाँ बीजेपी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर एपी में देखा जाए, केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में बीजेपी थर्ड या फोर्थ पार्टी की तरह आता है। अगर एपी में देखा जाए तो पहला जगन, फिर टीडीपी, फिर पवन कल्याण, जनसेना, उसके बाद बीजेपी आता है। तो एपी में बीजेपी को सीट्स आने का चांसेस तो जीरो ही है, ठीक है, जीरो।
फिर केरला, केरला में तो जीरो है, इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। केरला में कभी बीजेपी को कभी सीट्स मिला ही नहीं है, अगर मिल भी है तो एक सीट कभी कहीं मिल जाए तो मिल सकता है। तमिलनाडु में भी वही, तमिलनाडु में भी तिरुचि या तिरुवनंतपुरम एक सीट यहाँ मिलने का चांसेस बोल रहे हैं, तमिलनाडु में भी। तेलंगाना में जैसे मैंने ऑलरेडी दिया था 4 सीट यहाँ मिलने का चांसेस, ये लास्ट टाइम, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा सीट्स मिलने का चांसेस नहीं है। बीजेपी का यहाँ भी ज़्यादा सीट्स मिलने का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है कि ये 4 स्टेट्स से। कर्नाटक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फिर उड़ीसा भी, उड़ीसा भी कुछ यहाँ कुछ गेन नहीं है क्योंकि नवीन पटनायक बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी ये जो 42 सीट्स जो नुकसान हुआ ना, कहीं से भी भरपाई करने के लिए कोई चांस नहीं है। स्विंग स्टेट्स में भी नहीं है, पावर स्टेट में भी नहीं, यूपी भी नहीं है, वीक स्टेट में वैसे भी नहीं है। तो कहाँ से ये लोग सीट्स निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी जो बोल रहा है कि इनको अब के बाद 400 पार नारा है ना, ये सिर्फ नारा ही रह जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप थोड़ा सा अनबायस्ड होके सोच लो, और आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आपका जो ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट्स दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनको बोल दीजिए कि वोट फॉर डेमोक्रेसी, घर से बाहर आए। गर्मी है मैं मानता हूँ, बट फिर भी घर से बाहर आके वोट करें। जिसको भी वोट करना चाहे वोट करें, मैं ऐसा कोई ये नहीं बोल रहा हूँ इनको वोट करो उनको वोट करो, जिसको भी चाहे वोट करें, बट वोट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।